हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ कश्यप प्रीतम राज। आज मैं फिर आपके साथ आया हूँ साउंड वेव का एक और नया वीडियो लेक्चर लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे आपका पैरामीटर्स ऑफ वेव का, तरंगों की कुछ राशियों के बारे में। और वो ये है कि जिसमें हम बात करने वाले हैं आपका आयाम क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है और समय अंतराल के साथ साथ तरंग की चाल क्या होती है। ओके, हमने पहला वीडियो लेक्चर में साउंड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने जो है सो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में विश्लेषण किया था। और आज जो है सो पैरामीटर्स ऑफ वेव, दैट इज क्या कि तरंगों की कुछ राशियों के बारे में, कुछ पैरामीटर्स के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ कश्यप प्रीतम राज। थैंक यू। ओके, तो आज जो है सो हम बात करने वाले हैं आपके साथ, सबसे पहला पैरामीटर्स आ जाता है आपका आयाम। आयाम है ना, एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड है ना। दूसरा जो पैरामीटर्स होता है वो होता है आपका तरंग दैर्ध्य, है ना, तरंग दैर्ध्य, दैर्ध्य है ना, जिसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं, वेव लेंथ। ठीक है, तीसरा पैरामीटर जो है अपने लोग का वो है आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक, इसको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। फोर्थ जो है अपना वो है समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, इसको टाइम इंटरवल कहते हैं, इंटरवल। एंड जो लास्ट वन है अपना वो है तरंग चाल या तरंग वेग, जो कह लो आप इसको, तरंग चाल या वेग। इसको जो है वेव स्पीड कह लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। आयाम को सूचित करने के लिए हम लोग जो है सो कैपिटल ए को डिनोट करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं। आवृत्ति को अपना लोग फ्रीक्वेंसी को दो टर्म से जो है डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल एफ या नहीं तो इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो टाइम इंटरवल है इसको जनरली अपना लोग कैपिटल टी द्वारा डिनोट कर लिया करते हैं, और तरंग चाल या तरंग वेव को भी द्वारा। ओके, तो ये जो है टर्मिनोलॉजी है, डिनोटेशन है इन सभी पैरामीटर्स का। पहला आपका एम्पलीट्यूड, दूसरा वेवलेंथ, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा टाइम पीरियड एंड लास्ट फिफ्थ इज वेव स्पीड। ओके, तो बारी बारी से चलिए इसको शुरू करते हैं, तरंग से समझते हैं। और साउंड में चूंकि साउंड चल रही है अपनी, तो ये साउंड के लिए भी सारे पैरामीटर्स अप्लीकेबल है, चूंकि साउंड भी अपना वेव ही है और या किसी भी वेव के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है टर्म सही है। ओके, तो चलिए अब जो है सो हम लोग बात करने वाले हैं आपका आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उस बारे में। बाकी को जो है मैं इरेज कर रहा हूं, और ये अपना नया टॉपिक है एम्पलीट्यूड, आयाम। देखो दोस्त, जब तरंग संचरित हो रही होती है, जब वेव जो है सो आपके प्रोपेगेट हो रहे होते हैं, जब आपके कहीं पर भी जो है सो लहरें बन रही होती है ना, तो वैसे स्थिति में मीडियम के पार्टिकल्स, मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं आपका वेव ऑन स्ट्रिंग का ही, हालांकि साउंड वेव का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, वेव का जो है क्या होता है कि जब वेव प्रोपेगेट कर रहे होते हैं तो उसका पार्टिकल सब जो है, मीडियम का पार्टिकल सब जो है वो क्या करता है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लगता है, ये सब के सब वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब भी तरंग संचरित होता है तो वैसे स्थिति में क्या होता है, माध्यम के कण जो है वो ऑसिलेशन में आता है, वाइब्रेशन में आता है, कंपन में आता है। तो नो डाउट यहाँ पर तरंग को मैंने एक स्केच किया है, तरंग मान लो, वेव ऑन स्ट्रिंग मान लो इसको, या तरंग का ग्राफ मान लो, दोनों ही चीज सही है ना। तो ये जो है सो क्या है कि मैं इस पार्टिकल सबको दिखा रहा हूं। देखो ये पार्टिकल्स कहाँ चला गया, यहाँ पर जो है सो मूव करके चला गया, ये पार्टिकल्स यहाँ चला आया, ये पार्टिकल जो है सो यहाँ चला आया, इसी प्रकार से ये यहाँ चला आया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इन सभी पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट लेने वाला कौन सा है, सबसे अधिक कंपन करके जो है दूरी को किसने तय किया है।
आप जो है देखोगे तो ये जो है सो बस इतना दूर आया है, ये जो है यहाँ तक आया है, ये फिर थोड़ा छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। तो आप जो है सो कॉमन सेंस के बेसिस पर कहोगे कि ये वाला पार्टिकल जो है ना, इन सभी पार्टिकल्स में से ये वाला जो मिड वाला जो पार्टिकल है, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। एंड यू नो, आप जान चुके हो कि आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है तरंग से संबंधित। हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं कि अधिकतम विस्थापन जो तय करता है ना कण, वेव के मोशन के दौरान, वेव के प्रोपेगेशन के दौरान, तरंग के संचरण के दौरान माध्यम के कण जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, अधिकतम विस्थापन तय करता है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही अधिकतम दूरी जो है ना, वही कहलाती है आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला यहां से 0 से लेकर के, और ये जो है ना, ये इसी को अपना लोग कहेंगे आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर जो है सो ये वाला कण तो यहीं पर रह गया। फिर जो है सो आप आगे आओगे तो ये वाला पार्टिकल जो है सो यहाँ पर चला आया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर चला आया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर चला आया। इस वाले जो है सो इस वाले जो है सो आप टाइम इंटरवल में देख लो, यहाँ से यहाँ तक वाले में मीडियम का पार्टिकल जो है सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा पार्टिकल किया है, ये वाला किया है। ठीक है, तो इसको जो है सो आप अगर इस तरह से ज्वाइन करोगे, देखोगे ग्राफ में, तो बताओ जरा मुझे कि इधर की ओर भी तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही ना हुआ है। नो डाउट आप सही सोच रहे हो कि ये भी एम्पलीट्यूड ही होगा। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है दोस्त। तो फिर तब जो है यहां पर जो है इसको -a क्यों लिखा जाता है? आपने जो है बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल सब में देखता होगा कि यहाँ पर इसको -a और इसको +a कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है इसका डिस्टेंस निगेटिव है, बस जो है ना डायरेक्शन को लेकर के, मीन पोजीशन से ये क्या है, अपवर्ड है ना, अभी मीन पोजीशन से अपवर्ड है, तो इसीलिए इसको +a कह दिया गया है, और मीन पोजीशन से ये डाउनवर्ड है, इसलिए इसको -a कह दिया गया है। बट यहाँ पर जो है उसके मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं है, ऋणात्मक मान उसका परिमाण नहीं है, बस ये ऋणात्मक और धनात्मक साइन जो आया है ना, सिंबल जो आया है, ये बस ये साबित करने के लिए आया है कि भाई ये दो दिशाएं हैं। मीन पोजीशन से माध्य बिंदु से कण का जो माध्य बिंदु है, जहां से वो वाइब्रेट कर रहा है कण, ठीक है, वो माध्य बिंदु से दो दिशाएं हैं, एक जो है सो +a में जा रहा है, एक उससे लेफ्ट जो है सो -a में जा रहा है, अप डाउन लेफ्ट राइट जो कह लो आप, या और कोई भी दिशा संभव हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, यही इसी को कहते हैं आयाम। ठीक है, मैं जरा जो है सो इस पर अब भाषाई रूप में जो है सो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। क्या कहता है, माध्यम तरंग संचरण के दौरान, तरंग संचरण के दौरान, अब यहां पर ये तरंग जो है ध्वनि तरंग भी हो सकता है ना, ध्वनि तरंग भी हो सकता है ना। तो तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण अपने माध्य बिंदु से, जिसको मीन पोजीशन कहते हैं अपना लोग, मीन पोजीशन, माध्य बिंदु से जो अधिकतम दूरी तय करता है, जो अधिकतम विस्थापन कह लो आप, ठीक है, विस्थापन तय करता है उसे, उस दूरी को, एक्चुअली वो दूरी ही है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं, या एम्पलीट्यूड जो कह लो आप, है ना, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो वाइब्रेशन में है ऑफ कोर्स, ठीक है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन।
अपने माध्य बिंदु से वह कंपन करता हुआ कण जितना अधिकतम दूरी तय करता है, जितना अधिकतम विस्थापन लेता है, उसी अधिकतम विस्थापन को अपना लोग क्या कहते हैं? आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये देख लो ग्राफ में, फिर से कोई सा ग्राफ है, मान लो ये आपका ग्राफ है ना, ये एक तरंग का ग्राफ है। इसमें देख लो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन ट्रेवल किया है, कौन सा ट्रेवल किया है, कौन सा पार्टिकल किया है, ये वाला क्या होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो पीक पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, जितना भी हो, 2 मीटर 1 मीटर, हालांकि इतना नहीं होगा। ठीक है, जितना भी ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये क्या कहलाएगा आपका, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, ये वाला पार्टिकल इधर जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो यहाँ पर ये जो है सो क्या उतना ही होगा। हाँ, ये बात का ध्यान रहा जाए, ऐसा नहीं कि ये जो है मीन पोजीशन से इधर जो है सो ए गया है, तो ये मीन पोजीशन से नीचे वाला जो हो जाएगा a/2 या a/3 या कुछ और मान आ जाएगा, नहीं यार। ठीक है, ये क्या होगा, दोनों सेम होगा, है ना। वाइब्रेशन एसएचएम कर रहा होता है, ऑलमोस्ट पार्टिकल जो होते हैं मैक्सिमम केसेस में जो है तरंग के दौरान जो है ना, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स एसएचएम कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका कंडीशन ही है कि जितना इधर उतना इधर, टू एंड फ्रो मोशन, है ना। ठीक है, वो समझ लो ना आप, डाउन स्टेप। ठीक है, ढम ढम, ये वाला। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा वाला, है ना, एकदम इक्वल लेंथ पर, है ना। तो ये बात है, समझ में आ रही है ये बात, ये ए, ये भी ए, बस यहाँ पर जो है कभी कभार इसको -a से डिनोट कर दिया जाता है और ये +a से। तो प्लस और माइनस का कंसेप्ट मैं आपको बता दिया, ये बस डायरेक्शन को लेकर के बात है। ठीक है, एम्पलीट्यूड का कहानी खत्म हुआ, आपको समझ में आया, आपके मन में आया, ये बात महसूस हुआ, ये एकदम ठंडा गर्म की तरह महसूस हुआ ना कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, माध्यम के कण, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेता है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओके ना, the maximum displacement covered by vibrating particle of medium, maximum displacement मैं लिख दूं क्या, maximum displacement of particle, vibrating particle, हाँ बिल्कुल, vibrating particle हाँ is called maximum displacement vibrating particle of medium भी कह सकते हो, है ना। मीडियम is called amplitude चलेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम दूरी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आप भी बता रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये तो करेगा नहीं मैक्सिमम, ना ना ना, इधर नहीं, ये ना, बिल्कुल नहीं भाई। कौन सबसे, ये दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, करेक्ट ना, चलेगा, है ना। दिखता है ना मूवी सब में, दिल का धड़कन कभी पाल जिंग 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 जिंग, है ना, कभी बहुत अप चल जाता है, डाउन चला जाता है, स्ट्रेट होता है तो समझ लो कहानी क्लोज्ड, है ना। तो वो मैक्सिमम जो गया ना, पीक, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। ओके, चलो ठीक है। तो बहुत सारा इसका एग्जांपल है, आपका अर्थक्वेक आता है तो उसका भी जो है सिस्मोग्राफी जो मेजर करता है ना, वही नाम मापता है कितना अधिक पीक तक गया है, अधिकतम पीक, है ना। वो जब अर्थ वाइब्रेट करता है, शेक करता है ना, तो वो सुई जो है, कंपास जो है, वो भी तो वाइब्रेट करेगा ना। ठीक है, तो वही दिखाता है, ज़्यादा जोर से हिलेगा ये, तो अधिक दूर तक वो स्केच बनाएगा ना। ठीक है, लंबा से लंबा लाइन लेगा, है ना, तो वो लंबा से लंबा लाइन एम्पलीट्यूड, है ना। ठीक है, तो यही बात है, अधिकतम जो है सो यहाँ पर दूरी, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब चलो, अच्छा मैं एक बात इस पर बता देता हूँ, हालांकि जो है इसकी क्वालिटी के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बाद में आएगा आपको, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं आपसे बोल ही देता हूँ, है ना। आपसे नहीं बातें करूँगा तो किससे करूँगा, है ना। चलो आओ, तो है क्या कि इसका एप्लीकेशन है दोस्त, एम्पलीट्यूड का क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है एप्लीकेशन, इसका यूज़ है, एक बहुत अहम रोल अदा करता है ये साउंड वेव के केस में। मैं अब पर्टिकुलर साउंड वेव की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, एम्पलीट्यूड का साउंड वेव में क्या रोल है, जरा ध्यान देना कि जैसे कि अभी जो है सो आप ऐसे एग्जांपल लो, अपने सेल फोन में कोई म्यूजिक ऑन किया, ठीक है, कोई सा म्यूजिक जो है सो आपने ऑन किया, ठीक है, मैं रहूँ ना तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, कुछ भी यार, एनीवे, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू सिंग वेल, ओके। सो आपने कोई सा सॉन्ग क्या किया, ओपन किया, है ना। अब आपका फ़ोन का जो स्पीकर का आउटपुट, स्पीकर का जो आपका जितना भी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है सो साउंड प्रोड्यूस किया, आपके इर्द गिर्द चारों तरफ जितना भी जो है सो एरिया में वो आपका साउंड क्रिएट किया और सुनने लायक साउंड था। ठीक है,
लेकिन उसी फोन का अगर आप जो है सो क्या करते हो, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हो या उसका क्या कहते हो वायर से कनेक्ट कर देते हो, किसमें, किसी डीजे में है ना, बड़ा सा हॉर्न में, लाउड स्पीकर में अगर उसको कनेक्ट कर देते हो, तो बताओ सिर्फ आपके रूम, आपके इर्द गिर्द, आपके सिर्फ कमरे तक उसकी आवाज़ जाएगी क्या? पूरा का पूरा आस पड़ोस का मोहल्ला सब बेचैन हो जाएगा कि यार चलो किसी का तो कुछ हो रहा है, आज कहानी बन रही है ना। मतलब क्या कि वो साउंड, वही साउंड, उतना ही साउंड, वही सिंगर गा रहा है ना, या गा रही है, अच्छा सर गा रही है, बताओ अच्छा लगता है ओके यार, एनीवे ठीक है। तो जो भी है आपका पूरा मोहल्ला जो है सो एकदम गूंज जाता है, लगता है कि कुछ तो हो रहा है, वही साउंड है, सेम सिंगर, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड। सर रुक जाओ, सेम एम्पलीट्यूड नहीं, ये और सब कुछ सही है, सब कुछ वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एक माइक्रोफोन, आपके एक फोन का साउंड और एक डीजे का साउंड, वही आप हेलो कहते हो, ऐसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप नॉर्मली अपने फ्रेंड से बात करते हो, अपने आस पड़ोस के कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, जनरली क्या बोलते हो, जैसे भी बोलते हो, आवाज़ आपकी जो है इर्द गिर्द 2-4 जो है मीटर तक इधर उधर जा रही है, लेकिन वही बात को उतना ही जोर से आप बोल रहे हो और उसी को माइक में बोल रहे हो आप, ठीक है, पूरा का पूरा भीड़ जो है सो आपको सुन लेता है ना, आस पड़ोस का जो है गली मोहल्ला सुन लेता है आपकी आवाज़ों को। ये डिफरेंस है, ये रूल, ये इसको करने वाला कौन है, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का यहीं पर जो है सो मेन इंपॉर्टेंस आता है। साउंड के लाउडनेस को बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी होता है दैट इज एम्पलीट्यूड दोस्त। फिर से बोलना सर, ओके आराम से। साउंड के लाउडनेस को, अरे मैं देखो ना ऐसे ही बोल रहा हूं अभी आपको, अरे मैं देखो ना ऐसे ही बोल रहा हूं, दोनों में बात आया ना, एक जो है उतना ही बात को मैंने थोड़ा आराम से बोला और उतना ही वही क्वालिटी का साउंड, ये कश्यप प्रीतम राज का ही गला से निकला हुआ आवाज दूसरा बार भी था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें इंटेंसिटी ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा था, है ना, मतलब क्या कि उसका लाउडनेस ज्यादा था, वो ज्यादा दूर तक जो है सो आपको गया, है ना। मतलब इसका ये हुआ कि इस पर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों ही साउंड में, दोनों ही साउंड में आपका यही डिफरेंस था। एक साउंड जो है सो आपका इस प्रकार का था, ध्यान देना, देखो देखो डिफरेंस क्या है दोनों साउंड में। एक साउंड आपका अगर इस तरह का है ना, तो जो लाउडनेस साउंड है ना वो इस तरह का है, जिसमें जो है सो काफी लाउडनेस, आप ऐसे कह लो ना, डीजे से समझ लो, लाउड स्पीकर से समझ लो, ये आपका फोन का आवाज है ना, ये आपका डीजे वाले भाई का आवाज है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, तो छोटे एम्पलीट्यूड का लाउडनेस छोटा होता है, और जो बड़ा एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस होता है जिस भी सोर्स से हो, ठीक है, उसका लाउडनेस बड़ा होता है, ठीक है। अब मैं अभी क्या रिलेशन है इसका, मैथमेटिकली क्या रिलेशन है वो मैं बाद में, बट अभी आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट में डेवलप किया इसमें कि देखो भाई ऐसे ही नहीं फालतू का आप नहीं पढ़ रहे हो इसको, इसका यूज है, एप्लीकेशन है ना, जो भी पढ़ रहे हो आप सबका एप्लीकेशन है। चलो मैं साथ साथ एक एक एग्जांपल दे करके सबका बताते जाऊंगा, ठीक है। मेरा मन जो है सब थोड़ा चेंज हो गया, मैं जनरली चाह रहा था कि इसको डिफाइन करते हुए आगे बढ़ूं, बट अब एक एक एग्जांपल देते हुए जाऊंगा, इंपॉर्टेंस भी बताते हुए साथ में चलूंगा, ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे, कि आप ऐसे समझो इसको कि यार यूज तो है इसका, इसलिए आज क्लास चल रही है ना, रात के इतने टाइम में आप लोग के साथ सन्नाटा शांति है ओके चलो ठीक है। तो ये हुआ आपका इंपॉर्टेंस, समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना। यूज क्या है सर, साउंड के डेसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसके लाउडनेस को बढ़ाने के लिए, समझ ले, ठीक है। आराम से बोलना उसी बात को, आराम से बोलना उसी बात को, बहुत जोर से बोलना उसी बात को, है ना, मतलब एम्पलीट्यूड का इंक्रीजमेंट। ओके ठीक है, नोट करोगे क्या, ले लो, खिच 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 मारो जल्दी से, खच खच खिच खिच, जो करना है करो ओके ठीक है। लाओ भाई, किधर गया मेरा इरेजर, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट जो है सो पॉइंट पैरामीटर्स क्या है आपका, वो है क्या है, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य मतलब बोले तो बोल दो सर आप तो वो बताओगे ना, आप बताओ ना मैं क्या बोलूं। ओके चलो, मैं तो ऐसे ही तंग करना जानता हूँ बच्चे को, स्टूडेंट को तंग करता हूँ। चलो ध्यान दो मेरी ओर, इधर उधर आपका ध्यान भटक ना जाए इर्द गिर्द, है ना। दूसरा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, इसको अपना लोग बोलते हैं वेव लेंथ,
क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। देखो ये वेवलेंथ की चीज़ जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, अब 20 से लेकर के 11th में भी 12th में भी हर जगह जो है सो अप्लीकेबल होगा ये सब। ये जो पैरामीटर्स आज का क्लास जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बट जो है सो ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। वेव जब जब आएगा ना ये सब जो है सो आपके पीछे पड़ जाएगा, चाहे कोई सा वेव क्यों ना हो, है ना। चलो ओके, तो ये जो है सो आपका, मैं दूसरा क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, गया मारकर, इसे हवा लग गया, है ना, हवा लगना समझते हो ना, हवा लग गया उसे, ओके चलो ठीक है। दूसरा क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, है ना, वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ के बारे में देखते हैं। डिनोटेशन इसका क्या होता है मेरे भाई, लैम्डा। क्या पढ़ते हैं इसको, लैम्डा, हाँ लैम्डा, ठीक है, होंडा, लैम्डा लैम्डा, ठीक है। चलो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, मैं फिर से स्केच करूं ग्राफ को, मैं ग्राफ स्केच करूं ना, ठीक है। चलो ग्राफ मैं स्केच करता हूं। ये देखो, पहले मैं ग्राफिकल मेथड से इसे बताना चाहूंगा। ये छोटा सा क्यूट सा मैं जो है क्या करता हूं, ग्राफ बना लेता हूं। ये इक्वल होता है ना मेरे भाई, ठीक है, ऐसा ना मत समझना कि ये बड़ा छोटा हो गया। ये अब चलो मेरे भाई क्या है ना कि इसको दो तरीका से एटलीस्ट तो समझा ही जा सकता है। पहला देखो, मान लेते हैं अगर जो है सो हम इसको क्रेस्ट और ट्राउ, श्रृंग और जो है गर्त की स्थिति में देखें, है ना, तो ये इसको अगर श्रृंग कहते थे ना, याद है श्रृंग, और ये गर्त होता था, हाँ क्रेस्ट ट्राउ होता था ना। और जो है इसमें स्प्रिंग के केस में क्या, कंप्रेशन और रेरफैक्शन कहते थे हम लोग, विदलन और संपीडन कहते थे, याद है ना, है ना, हमने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में देखा था इसको। अच्छा, तो या मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो ये जो है सो दो लगातार श्रृंग जो होता है ना, देखो बहुत बेसिक सा, ये बच्चे को एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है, ठीक है, कि ये दो लगातार श्रृंग, ये जो है ना आपका, इसके बीच का जो दूरी होता है, ठीक है, इस दूरी को अपना लोग क्या कह देते हैं, लैम्डा कह देते हैं। या जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इधर तो मुझे जगह नहीं बचा, मैं समझ लो कि यूं ऐसे, ठीक है। दो लगातार गर्त के बीच का भी ये जो दूरी होती है ना, इसको भी अपना लोग जो है सो वेवलेंथ ही कहते हैं, तरंग दैर्ध्य ही कहते हैं। इतना ही नहीं, ये जरूरी नहीं है कि यही दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी जो है तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, या यही दोनों। मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जरा ध्यान देना। ये पॉइंट देखो कहाँ से शुरू किया है, ठीक है, गया गया गया, ये पॉइंट देखो पिक पर जाने से पहले का दूरी है ना, ये पहला पिक पर जाने से पहले का ये पॉइंट है ना, और ये दूसरा पिक पर जाने का ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट। देखो तो ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट जो है क्या है, कुछ तो सिमिलरिटी है ना इस दोनों पॉइंट में, दिखने से तो लगता है सर, हाँ ये जो है पहले पिक पर जाने से जो पॉइंट है, और ये दूसरे पिक पर जाने से वही जगह का पॉइंट है। मतलब बोलें तो ये दोनों पॉइंट को अगर अच्छे लैंग्वेज में बोला जाए ना, अगर जो इसको पढ़ने लिखने के भाषा में बोला जाए, सेम फेज में है ये, ठीक है। ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है अगर, तो पॉइंट ए एंड बी, हाँ, आर इन द सेम फेज, समान कला में है, समान कला में है। समान कला का मतलब होता है सेम फेज, सेम फेज का ये पॉइंट है, ठीक है। सेम फेज का जो दो पॉइंट होता है, लगातार दो समान कला के बीच वाला जो बिंदु होता है, उसके बीच का जो दूरी होता है ना, उस दूरी को भी आप क्या कह सकते हो, तरंग दैर्ध्य कह सकते हो, ठीक है, लैम्डा कह सकते हैं आप, है ना। तो दो लगातार जो है सो आपका क्या है, श्रृंग, या दो लगातार गर्त के बीच का दूरी, या अच्छे भाषा में बोल लें तो दो सेम फेज वाले बिंदु के बीच का दूरी, ठीक है। मैं तीन तरह से इसको डिफाइन करना चाहता हूं आपके लिए, ठीक है। पहला फर्स्ट वे, ठीक है, दो लगातार श्रृंग या गर्त के मध्य
की दूरी। द मिनिमम डिस्टेंस या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रा और क्रेस्ट। कंजिक्यूटिव, दो लगातार सुरंग या गर्त के बीच की दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है? को हम तरंग दैर्ध्य सॉरी माफी चाहता हूं, है ना, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं यार, ऐसे समझना, वेवलेंथ है ये। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये दो लगातार सुरंग या गर्त के बीच का जो दूरी है ये क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहलाता है। दूसरे वे से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे? अभी मैं बोला था, दो समान कला वाले बिंदु के बीच की दूरी, समान कला वाले दो लगातार लगा लो, अच्छा रहेगा, लगातार समान कला वाले बिंदुओं के मध्य की दूरी, ये भी हुआ, दो लगातार समान कला वाले, ठीक है। अब ये जो है सो देखो, समान कला में इधर जो है जो आएगा वो भी समान कला में ही होगा, तो ये दोनों का थोड़ी नहीं ले लेगा, दो लगातार सेम फेज का जो पॉइंट के बीच का दूरी होगा, ठीक है, दो लगातार, देखो नहीं, ये कला, ये पॉइंट, इसका ही सेम टू सेम फेज कौन सा होगा? पहला वाला, ये। अब ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा के साथ में, पहला जो आएगा उसी के साथ में, ठीक है। अच्छा, अब देखो तीसरा जो है ना, ये भी बहुत जो है सो आपका आसान ही समझा जाए, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। एक ओसिलेशन करने में, एक वाइब्रेशन को करने में जितना समय लगता है पार्टिकल को, वेव को ऐसे बोला जाए, ठीक है, ठीक है। देखो, एक जो है सो ओसिलेशन को कंप्लीट करने में, ओसिलेशन बोले तो कंपन, एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है और उतने समय में जितना दूरी तय होती है, यही कहलाता है आपका तरंग दैर्ध्य। थोड़ा सा जो है सो आपको ये घुमा सकता है, ठीक है, मैं ध्यान से, मैं बाद में जो है इसको एकदम इजी लगेगा ये, ठीक है। मैं फिर से एक बार जो है सो मैं बताता हूँ, तीसरा क्या है इसका, थर्ड क्या है, ठीक है। एक कंपन करने में लगा समय में तय दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। एक कंपन करने में लगा समय, रे भाई, ठीक है, ये जो एक कंपन करने में लगा समय है ना, इसी को बाद में आप लोग टाइम पीरियड कहोगे, समय अंतराल कहोगे, तो सीधे सीधे जो है मैं तब बताऊंगा आपको, हालांकि बता तो दिया, आप क्या छोड़ा इसमें। एक कंपन करने में लगा समय, इस समय को कहते हैं समय अंतराल, और एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर करता है वही कहलाता है वेवलेंथ। हाँ ठीक है, तो एक कंपन करने में लगा समय, एक बार जो है सो ओसिलेट करने में जितना समय लगेगा पार्टिकल को, एक बार वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगेगा, उतने टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा ना साउंड वेव, है ना, तो वही डिस्टेंस को कहते हैं अपना लोग क्या, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, या जो है सो वेवलेंथ। क्लियर है ना? या नहीं तो सिंपली जो है सो ये सब अगर डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो ऐसे याद रखो, दो लगातार सुरंग या दो लगातार गर्त, इसके बीच का दूरी क्या कहलाएगा? तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, ठीक है। आपको जिस भी प्रकार से जो है सो किसी भी बुक में ऐसे ही लैंग्वेज दिया जा सकता है, चाहे कोई सा बुक क्यों ना हो, है ना, तो इससे बाहर जो है सो आपको घुमा नहीं सकता है इसमें, ठीक है। आप जैसे भी इसको समझ ले, अगर नहीं जो है सो इसमें अगर इस तीनों डेफिनेशन में आपको कोई परेशानी हो, ठीक है, लगे कि जो है मैं स्पष्ट भाषा में नहीं समझा पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे जो है कमेंट करें, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा, और साथ ही जो है सो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि उसे आपको मेंशन करके जो है सो मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब जो है सो हम मिलते हैं इसके जो है सो और कुछ बातों पर। आपको शायद समझ में आ गया होगा, सुरंग या गर्त के बीच का जो है सो दूरी, इसका एसआई मात्रक जो होता है, चूंकि ये दूरी है, तो एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा,
SI मात्रक को अपना लोग कहते हैं मीटर। चूंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का तो SI मात्रक मीटर ही होता है, और कुछ तो होगा नहीं, है ना, दूरी है, ये डिस्टेंस है। ओके चलो ठीक है। अब जो है, अब हम बात करते हैं, देखो वेवलेंथ का अपना अपना बात होता है भाई। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि वेवलेंथ के जो है सो एप्लीकेशन की बात करूँ अगर, तो वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी भी अपना साथ लेगा ही, ठीक है, अपना जो है सो कुछ ओहदा लेगा ही। तरंग दैर्ध्य से, अच्छा चलो एनर्जी डिसाइड होता है वेव सबका, मैं बात करता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कर लेता हूँ, फिर जो है अपने आप आपको तरंग दैर्ध्य की एप्लीकेशन भी समझ में आने लगेगी। तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तरंग दैर्ध्य अपने आप जो है इसका एप्लीकेशन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा अब जो है सो मैं बात करता हूँ आपका तरंग दैर्ध्य के बाद मैं तीसरा बात करता हूँ आपका आवृत्ति पर। आवृत्ति पर, आवृत्ति क्या होता है, इसको इंग्लिश में अपना लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, इसको मैं हटा सकता हूँ ना, अच्छा हटा दूंगा। चलो पहले इसकी बात कर लेता है। आवृत्ति क्या होती है, जरा इस बात पर फोकस कीजिएगा। इसको डिनोट करते हैं न्यू से या नहीं तो एफ से, ठीक है, दोनों में से जो चीज़ से आप कर लो। अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अच्छा एक बात मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है सो आपको मेंशन कर ही दूँ, चूँकि जो है सो ये बिना टाइम पीरियड का बिना जो है सो ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता है। समय अंतराल हालांकि जो है सो आपका चौथा पॉइंट में आने वाला है, लेकिन चलो मैं यहाँ लगभग आपको संकेत दे दिया हूँ तो मैं कह ही देता हूँ, है ना। देखो एक ओसिलेशन क्या होता है, आराम से रिलैक्स, ठीक है। एक ओसिलेशन या एक वाइब्रेशन क्या होता है, और उतने देर में जो है सो वेव कहाँ से कहाँ तक अपना शेप को बना सकता है। एक ओसिलेशन या एक वाइब्रेशन जो है ना मेरे भाई, ठीक है, देखो यहाँ से ये एक टाइम पीरियड इसको माना जाता है, 0 टाइम से T टाइम तक, ठीक है। हालांकि इसको जो है सो अगर हम बात करें तो ये π/2 होता है, ग्राफिकल साइनोसोडल फंक्शन की बात करूँ अगर तो, ठीक है, ये जो है सो पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2π होता है। ये कितना होता है, 2π होता है। और जानते हो 0 से लेकर के 2π, कहने का मतलब अगर सर्कुलर में देखूं अगर, थोड़ा सा मैं आपको जो है तंग करने का कोशिश करूंगा, ध्यान लेना चाहूंगा आपका मैं प्लीज, ठीक है। अरे यार दे दो टाइम, टाइम ही तो मांग रहा हूँ, सूद समेत लौटा दूंगा कभी मिलोगे तो ओके ठीक है, रुपया पैसा नहीं मांगता मैं किसी से, टाइम मांगता हूँ उधार ओके दे सकते हो, दे दो, अगला जन्म भी मांग लूंगा मैं ओके सर ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जो है ना, देख ले मेरे भाई, तो यहाँ से चलना शुरू किया, या चलो ठीक है मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से चलना शुरू किया और एक बार ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया है। कितना कितना रेडियन तय किया है, 2π, है ना। और उसी 2π को जो है मैं इसमें डिनोट किया हूँ, देखो 2π, ठीक है। तो एक चक्कर में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, कोई भी वर्क के करने के लिए, एक पूरे उस काम को करने के लिए, कंप्लीट वन टाइम किसी काम को करने के लिए जितनी जो है सो समय की आवश्यकता होती है, उसी टाइम को कहते हैं समय अंतराल, टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां पर एक ओसिलेशन, एक वाइब्रेशन, एक जो है कंपन को, एक दोलन को, ओहो घड़ी की जो है ये होती है जो टिंग टांग, है ना। तो एक कंप्लीट दोलन को पूरा करने के लिए जो समय की आवश्यकता होती है उसी को अपना लोग क्या कहते हैं, समय अंतराल कहते हैं, ठीक है। समय अंतराल, देखो समय अंतराल भी हो गया, वही बात था कि एक कंपन को करने में लगा समय, इसको आप कह सकते हो, इतना दूर को कह सकते हो समय अंतराल, है ना। समय अंतराल, टाइम पीरियड, देखो हो गया ना, ठीक है, चौथा पॉइंट इसी में आ गया ठीक है। तो एक कंपन को करने में लगा समय क्या है, तो एक कंपन यहां से लेकर के यहां तक, इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है उसी को अपना लोग क्या कहेंगे, 0 से T तक का टाइम, यानी कि आपका 2π तक का जो है सो एंगल रेडियन ट्रेवल किया है, ठीक है। तो आवृत्ति देखिए अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में, जरा ध्यान से सुनना। समय अंतराल क्या है, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, ठीक है। और आवृत्ति क्या है आपका, इकाई समय में कुल दोलनों की संख्या, कुल वाइब्रेशंस का नंबर, कुल ऑसिलेशंस की नंबर, है ना। फिर से मैं मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं लिख देता हूं पहले, चलो लिख करके समझाता हूं, ठीक है। इकाई समय में कुल
दोलनों की संख्या, दोलन के जगह पर और डिफरेंट डिफरेंट आप वर्ड यूज कर सकते हो, कंपन भी कर सकते हो, कंपन। ठीक है, तो इकाई समय में दोलनों की संख्या, कंपनों की संख्या, वाइब्रेशनों की संख्या, ऑसिलेशनों की संख्या, जो कह लो आप, है ना। तो इकाई समय में कुल दोलन या कंपन की संख्या क्या कहलाता है? संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, है ना। एकदम सीधा साधा इसका भाषा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, इसी को क्या कहते हैं अपना लोग? इसी को कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये बात। अब मैं चलो इसको ग्राफ से थोड़ा सा डिनोट करता हूँ। देखो, मान लेते हैं इकाई समय में, देख जरा, दो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये देखो एक साउंड है, पता नहीं कौन क्रिएट कर रहा है, नहीं पता, है ना। किसी भी स्रोत से जो है एक साउंड ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा साउंड जो है सो ये प्रोड्यूस हो रहा है। चलो मैं जो है सो बस यहाँ तक का ले रहा हूँ। अब बताओ आप, टाइम यहाँ पर 0 से लेकर के t टाइम तक ये भी चला है, ऐसा मान करके चल रहा हूँ। 0 टाइम से लेकर के t टाइम तक ये भी चल रहा है, यहाँ पर ख़त्म कहानी। ठीक है, अब बताओ इतना ही देर में ये क्या ऑसिलेशन कंप्लीट किया है? 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 और ये 3.5, है ना। तो 3.5 ऑसिलेशंस वाइब्रेशन यहाँ पर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी बताओ इसमें ऑसिलेशंस कितना है? मान लो 1 सेकेंड का ही बात है यार, ये 1 सेकेंड का है, एकदम करने में क्लियर। 1 सेकेंड 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक में ऐसा हुआ है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 3.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो है ऐसा यूनिट होता है 3.5। 1 सेकेंड में बस इतना वाइब्रेशन कंप्लीट किया है, कोई भी किया है, कोई भी स्रोत से आया है। ठीक है, अब इसका देखो 1 सेकेंड में t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक में ये कितना ऑसिलेशन लिया है? 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7.5, है ना। तो 7.5 ये लिया है, 2 गुना ले लिया यार। काउंटिंग मिस्टेक नहीं ना हुआ तो आपके जिम्मे, है ना। तो ये जो है सो 3.5 ऑसिलेशन है और ये 7.5 ऑसिलेशन है, उतना ही देर में, 1 सेकेंड में ही। अब देखो यहाँ पर इसके एग्जांपल पढ़ा, ये इसके डेफिनेशन पढ़ाओ। इकाई समय में कुल दोलनों की संख्या, इकाई समय में 1 सेकेंड में यहाँ पर दोलनों की संख्या कितना है? 3.5। और इकाई समय में 1 सेकेंड में यहाँ पर दोलनों की संख्या कितना है? 7.5। तो यहाँ पर आवृत्ति का मान ही हो जाएगा वही, इकाई समय में आवृत्ति क्या होता है? इकाई समय में दोलनों की संख्या, यहाँ पर 3.5 है। तो इस वाले केस में अगर फ्रीक्वेंसी न्यू या भी जो एफ अगर f1 इज इक्वल टू 3.5 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर जो है सो f2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.5 हर्ट्ज। आप कह सकते हो कि 2 गुना आवृत्ति वाला साउंड वेव प्रोड्यूस हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में ये जो है 2 गुना आवृत्ति वाला साउंड वेव की उत्पत्ति हुई है, तरंग की उत्पत्ति हुई है, मतलब कोई तो ऐसा आवाज निकाला है, आवृत्ति। ठीक है, अब आवृत्ति के अधिक होने से क्या होता है? इस दोनों ही केस में जो है सो साउंड के क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आखिर इसका क्या योगदान है? आवृत्ति कम होना और ज़्यादा होना किस बात को जो है इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है मेरे भाई? तो आवृत्ति का अधिक होना या कम होना ध्वनि के उस गुण को प्रभावित करता है जिससे हम ध्वनि के सरलता, मतलब श्रिलनेस, और उसके जो है सो ऐसे समझो ना। ठीक है, चलो इसके लिए मैं सबसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हम इंसान, ठीक है, हम जो है सो बॉयज और गर्ल्स के जो है सो साउंड में डिफरेंस देखते हो ना आप? बिल्कुल, ठीक है, उसमें तो कतई दो राय नहीं है ना। तो जो बॉयज का साउंड होता है ना वो फ्रीक्वेंसी और गर्ल्स के साउंड का फ्रीक्वेंसी, ये दोनों डिफरेंट होता है।
और मैं बता दूं आपको कि ये अगर इस दोनों में जो है ये अगर बॉयज का साउंड प्रोड्यूस किया हुआ फ्रीक्वेंसी है तो ये जो है सो आपका गर्ल्स का जो है साउंड प्रोड्यूस किया हुआ फ्रीक्वेंसी होगा। और दैट्स वाई अधिक फ्रीक्वेंसी होने के कारण से साउंड श्रिल्ड हो जाता है, आवाज पतली हो जाती है। बोले तो मोटा आवाज है ना, मोटा आवाज है ना, और यहां पर ये पतला आवाज, पतली आवाज, पतला आवाज, जो कह लो आप, आवाज। आवाज दो तुम मुझको है ना। तो ये मोटा आवाज, पतला आवाज, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, यहाँ पर आवृत्ति का खेल है भाई, ठीक है। आवाज का पतला या मधुर या क्या होना, मोटा होना है ना। तो बिल्कुल है। बच्चे कैसे बोलते हैं, बच्चे बहुत स्वीटली बोलता है ना, ठीक है। उसका आवाज़ जो है ना, मतलब एकदम जो है सो बेबी बच्चा का कैसा लगता है, एक मासूम सा बच्चा का लड़की जैसा आवाज़ निकलता है ना। या वुमेन और, छोड़ो ना इतना, ठीक है, वुमेन और मेन में डिफरेंस समझ ले, ठीक है। इसलिए देखते हो ना अधिकतर जो है स्टेशन सब पर क्या कहता है ना कि औरतों का या कस्टमर केयर सब जो है ना अधिकतर प्रीफर करता है किसको, फ़ोन सब पर देखते हो आप लोग तो खूब आप समझते ही होंगे, जब जो है सो बात आते हेलो सर किसी भी चीज़ का जो है ज़्यादातर जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गर्ल्स लोग के जो है सो वॉइस को यूज़ किया जाता है ना, ताकि जो है सो आप स्वीटली, वजह जो भी हो यार आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन ऑन दैट टॉपिक, ओके ना, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है मेरे से ज़्यादा आप लोग को जो है इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलो चलो काम करो सर, बहुत हुआ, ठीक है। चलो कम टू द पॉइंट। अब जो है सो हम लोग क्या कर ले, तो ये समझ में आ गया ना आपको आवृत्ति क्या होती है और आवृत्ति में डिफरेंस कैसे कर सकते हो आप, क्या होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। इकाई समय में दोलनों की कुल संख्या जो होता है उसी को अपना लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और आवृत्ति जो है इस तरह से ग्राफिकल जो है आप समझ सकते हो, कम या ज़्यादा होना आवाज़ के किस नेचर को शो करता है, तो पतला होना या मोटा होना को दिखाता है, ओके, ठीक है। चौथा क्या था अपना, चौथा टाइम पीरियड था, समय अंतराल था। और समय अंतराल तो आप जान ही गए, समय अंतराल क्या होता है, समय अंतराल क्या होता है, एक ऑसिलेशन को तय करने में लगा समय। और एक ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इतने एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसी को कहते हैं समय अंतराल, टाइम पीरियड, ठीक है। लिख दूं क्या उसको भी, लिख दूं उसको भी क्या, चलो मैं ये वाला पार्ट मिटा करके जो है इस वाले पार्ट मिटा करके जो है मैं मेंशन कर देता हूं। समय अंतराल क्या होता है, चौथा पॉइंट, चलो आओ आओ, खत्म हो रहा है, चलो 2 मिनट और टाइम दो, 2 मिनट और पेशेंस रख लो मेरे भाई, एकदम खत्म कर रहा हूं मैं, लास्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखो समय अंतराल चौथा, फोर्थ पॉइंट, हालांकि मैं बता दिया हूं यहां पर, वही बात लिखूंगा, ध्यान देना, ठीक है। समय अंतराल क्या होता है, समय अंतराल क्या होता है, समय अंतराल क्या होता है मेरे भाई, टाइम पीरियड क्या होता है, बोल दो जरा। एक ओसिलेशन को, एक कंपन को पूरा होने में लगा समय, पूरा होने में लगा समय क्या कहलाता है, समय अंतराल कहलाता है, समय अंतराल कहलाता। चलो भाई हो गया, लिख लो मेरे साथ, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, फिर से बोल रहा हूं सर, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ओके, ठीक है। तो यहां से यहां तक ग्राफ में, यहां देख लो, मैं दूसरा ग्राफ नहीं बनाएगा, अभी इतना देर से इसको क्यों छोड़ करके रखा था, इसी वजह से ठीक है, कंजूस हो सर जो भी हूं, ठीक है, छोटा बोर्ड है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ज्यादा तो कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं इसमें, है ना। अच्छा, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड हाफ टाइम पीरियड है ना। यहां से यहां तक का टाइम कितना, हाफ टाइम पीरियड, T/2 हो जाएगा। अगर ये T है तो ये क्या हो जाएगा, T/2 होगा। सर मेरे को ना अब लालच आ रहा है इतना दूर करने में लगा समय, T/4, 1/4 टाइम पीरियड का, ठीक है, समझ सकते हो ना। चलो ओके, तो समय अंतराल ये हो गया, ठीक। अच्छा, फिफ्थ जो है, लास्ट है फिफ्थ, क्या था, तरंग की चाल था, तरंग चाल, जल तरंग चाल, ठीक है, या वेव स्पीड क्या होता है,
तरंग कुछ ना कुछ स्पीड से जाएगा ना अपना। होय होय होय, तरंग को खाली भागने के लिए छोड़ दिया है, उसको नापेगा नहीं कितना फास्टली भाग रहा है। हाँ सर, वो तो मैं सोचा ही नहीं, साउंड वेव तो एयर में 340 मीटर पर सेकेंड आसपास। हाँ यार वही तो, जिस रफ्तार से साउंड जा रहा है वही इसका स्पीड है। ऑफ कोर्स यार। लाइट वेव सर बड़ी फास्ट भागता है, हाँ बड़ फास्ट भागता है। लाइट स्पीड, ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट। लाइट वेव नॉन मैकेनिकल, मीडियम की जरूरत नहीं होती है दोस्त। हाँ, कितना स्पीड से भागता है एयर में, वैक्यूम में 3 × 10 पावर 8 मीटर, 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर आवर। हाँ, और सेकेंड में 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पता भी है कितना होता है ये? 1 सेकेंड में धरती का 7 बार चक्कर काटेगा। इतना फास्ट होता है ना। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है, जाता है लाइट वेव। यही होता है स्पीड ऑफ वेव, है ना। तो स्पीड ऑफ वेव, अलग अलग वेव का अलग अलग स्पीड, अलग अलग मीडियम में स्पीड। हाँ, मीडियम के चेंज करने से स्पीड चेंज हो जाता है। तो स्पीड क्या होगा? तरंग की स्पीड। तरंग जिस चाल से हाँ माध्यम में गमन करता है, माध्यम में या नहीं तो माध्यम में नहीं। नॉन मैकेनिकल वेव होगा तो उसको माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब क्या, उसका स्पीड नहीं होगा, बहुत होगा। देखा ना अभी लाइट का स्पीड में बताया, है ना। अदरवाइज अभी मैकेनिकल वेव चल रहा है, साउंड वेव का पार्ट चल रहा है, तो इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं माध्यम ले रहा हूँ। उसके लिए आपको माइंड नहीं करना है, ठीक है। तो तरंग जिस चाल से माध्यम में चलता है, चलती है, ती है अपने मन से लगा लो, ठीक है। माध्यम में चलता है या चलती है, उसे तरंग चाल कहते हैं, तरंग चाल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सो आज मैं यहीं तक क्लास को जो है रखता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको जो है सो ये समझ में आया होगा। पैरामीटर्स थे कुछ वेव के, जिसमें हमने बात किया आपको किसके बारे में, सबसे पहले आपको आयाम के बारे में, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम। उसके बाद जो है सो मैंने आपको बात किया तरंगदैर्घ्य के बारे में, 2 सुरंग या 2 गर्त के बीच का दो लगातार पॉइंट के बीच का दूरी, या समान कला वाले 2 पॉइंट के बीच का दूरी, या एक टाइम इंटरवल में तय किया गया दूरी, उसी को आपने वेवलेंथ कहा। तीसरा जो है आवृत्ति के बारे में बात किया। हाँ, इकाई समय में ऑसिलेशनों की कुल संख्या, जो दोलनों की कुल संख्या होती है उसको आवृत्ति हमने कहा, है ना। उसके बाद जो है सो आपको ये टाइम पीरियड तो समझ में आ ही गया, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगा टाइम। और तरंग चाल के बारे में हमने बात किया आपको कि तरंग जिस रफ्तार से आगे भागता है, चाहे माध्यम हो या ना हो, माध्यम है तो माध्यम में जिस रफ्तार से भागता है उसी को ही हम तरंग चाल कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस प्यार दे देना आप अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे की सीरीज को लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।